नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बंसल अनअकैडमी के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। बच्चों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों की चर्चा करने वाले हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्षेत्रीय संगठनों को, लेकिन हम स्टार्ट करें क्योंकि कई बच्चे आज पहली बार हमसे जुड़े होंगे। एक बार मैं अपना परिचय देता हूं हमेशा की तरह। मैं अंकित बंसल, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, 7 साल का आईएएस आरएएस के विद्यार्थियों को पढ़ाने का अनुभव, अंतरराष्ट्रीय संबंध, राजव्यवस्था, राजस्थान कला संस्कृति, ये मेरे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है। कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी आरएएस में सेलेक्ट हो चुके हैं, अच्छी रैंक लेकर आ चुके हैं। 7 बार मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्राप्त हुआ था मुझे, इसमें से 5 बार आईएएस की मुख्य परीक्षा और 2 बार आरएएस की मुख्य परीक्षा सम्मिलित थी। बच्चों, अगर आपने अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। और क्या फायदे हैं, कौन सा कोर्स लेना है, जल्दी से हम 2 मिनट में आपको गाइड कर देते हैं। जो बच्चे नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया बंसल 10 कोड का यूज करके, एक बार हम उन्हें जल्दी से बता देते हैं क्या है पूरा प्रोसेस। देखिए, बड़ा आसान प्रोसेस है दोस्तों। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग को डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से। वहां से डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर लेंगे और इस प्रकार की जब स्क्रीन आएगी तो उसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा गेट सब्सक्रिप्शन। यहीं से आप ले सकते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन। क्या फायदे हैं इस सब्सक्रिप्शन के? देखिए, डेली लाइव क्लासेज यहां पर आपको मिलती हैं, अर्थात आप मुझसे डायरेक्टली एंगेज हो सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। क्लासेस के बीच में 1 to 1 कम्युनिकेशन हो सकता है, बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस की तरह। आप यहां पर टेस्ट दे सकते हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराई जाती है टॉपिक वाइज आपको। और साथ में मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज के रूप में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, उसको इवैल्यूएट करके बताया जाता है किस प्रकार से आपको यहां पर बेहतर तरीके से आंसर लिखना है। पूरा कोर्स ये स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, अर्थात पूरा अनऑर्गेनाइज वे में नहीं होकर पूरा आपको स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगा, एकदम गुथा हुआ कोर्स मिलेगा, पूरा वेल टाइम में आपको कंप्लीट कराया जाएगा, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज यहां पर इस कोर्स के साथ में मिलते हैं। दोस्तों, एक जो समस्या आती है बच्चों को, कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है सर, तो देखिए यहां पर आपको आरएएस की प्रिपरेशन चूंकि आप कर रहे हैं, इसलिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको या तो 12 महीने का कोर्स ज्वाइन करना है या 24 महीने का कोर्स करना है, क्योंकि आरएएस में 1 साल का आपको कम से कम टाइम लगेगा इसकी प्रिपरेशन करने में। और आरएएस का एग्जाम टाइम पे नहीं हो पाता है, इसलिए 2 साल का भी वो खिंच सकता है, लेकिन 1 साल कम से कम आपको लगेगी प्रिपरेशन करने के लिए। तो 1 साल का कोर्स तो आप कम से कम लीजिए। ये वाले कोर्सेज आपको नहीं करने हैं क्योंकि आप आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दोस्तों देखिए, 12 महीने की कोर्स की फीस है 7,000 रुपए, लेकिन ये आपको नीचे कोड दिखाई दे रहा है बंसल 10। इस बंसल 10 कोड का यूज जब आप करेंगे तो ये फीस आपकी 10% यहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और ये रह जाएगी सिर्फ 6,300 रुपए, अर्थात 10% का आपको यहां पर डिस्काउंट मिल जाता है बंसल 10 कोड का यूज करके। BANSAL10, इसे याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट कोड है आपके लिए। और प्रोमो कोड की तरह अप्लाई करें। देखिए, एक फायदा मैंने आपको बताया, 10% डिस्काउंट मिलता है और साथ में आप मेरी गाइडेंस में रहकर पढ़ पाते हैं, मेरी ऐप से कनेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और आपको जो भी डाउट हो, जो भी स्ट्रेटजी से संबंधित डाउट हो, आंसर राइटिंग से संबंधित परेशानियां हो, वो सारी आप मेरी गाइडेंस में रहकर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। 24 महीने वाला कोर्स, ये 8,400 उसका अमाउंट, और फिर से मैंने बताया बंसल 10 कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी फीस रह जाएगी मात्र 7,560 रुपए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसका यूज करके अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो पहली बार आए हैं इस चैनल पर, उन्हें हमने गाइड कर दिया है। अब आप वहां पर जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को पूरा कंसिस्टेंसी के साथ, पूरा अच्छी एक साकार रूप देते हुए आप वहां से हमसे एक हमारी गाइडेंस में पूरी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक को, जो है क्षेत्रीय संगठन। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्षेत्रीय संगठन का आशय क्या होता है। उसके बाद हम कुछ क्षेत्रीय संगठनों को इस क्लास का विषय बनाएंगे और आगामी क्लासेस में इस क्षेत्रीय संगठनों की जो अनेकों क्षेत्रीय संगठन है, इंपोर्टेंट क्षेत्रीय संगठन है जो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होते हैं, उन सभी क्षेत्रीय संगठनों को हम आगामी क्लासेस में आपका कवर करते चलेंगे। और वो सारी क्लासेस आपको यहीं यूट्यूब पर भी मिलेंगी, तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। और उसके अलावा जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन में जाते हैं तो वहां पर बहुत और भी बेहतर तरीके से उनको हम कर पाते हैं इन क्लासेस को कंडक्ट। तो अभी हम यहां पर आपको निःशुल्क प्रसारित कर रहे हैं इन क्लासेस को। क्षेत्रीय संगठन की लेकर ये क्लास है। यहां पर देखिए, क्षेत्रीय संगठन से पहले आशय हम समझेंगे, होता क्या है क्षेत्रीय संगठन का मतलब, दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या होता है दोस्तों। फिर हम सार्क की बात करेंगे, जो एक महत्वपूर्ण संगठन है सार्क, और एक बिम्स्टेक जो एक नया संगठन उभर रहा है, एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में सामने आ रहा है दुनिया के, वो क्या है बिम्स्टेक, उसको समझेंगे, क्योंकि आगामी प्रश्न अब बिम्स्टेक पर महत्वपूर्ण हो गए हैं। लेकिन बिम्स्टेक को समझने के लिए सार्क को समझना आवश्यक है, तो सार्क समझेंगे, फिर बिम्स्टेक को समझेंगे। और तीसरा हम एक आज जो संगठन लेंगे वो होगा हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसको हिम्मत 6 के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट में।
आप देख सकते हैं, और इसे इंग्लिश में IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से हम तीनों संगठनों के बारे में आज चर्चा करेंगे, विस्तार से इस क्लास का विषय बनाएंगे इन तीनों को, और जो दूसरे क्षेत्रीय संगठन हैं उनको आगामी क्लासेज में हम कवर करते चलेंगे। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्षेत्रीय संगठन क्या होता है। एक अंतरराष्ट्रीय संबंधों में क्षेत्रीय संगठन हम किसे कहते हैं दोस्तों? कुछ एक क्षेत्र विशेष में एक किसी अंतरराष्ट्रीय एक मानचित्र को आप दिमाग में रखें, मानचित्र के किसी एक हिस्से में कुछ देशों के मध्य कुछ विचारधारात्मक या फिर कुछ समानताएं हो सकती हैं, कुछ अन्य समानताएं हो सकती हैं, उद्देश्यों में समानताएं हो सकती हैं। उन समान उद्देश्यों के लिए वो सब देश मिलकर एक संगठन का निर्माण कर लेते हैं और उसे कहा जाता है क्षेत्रीय संगठन। अर्थात देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बड़ा क्षेत्रीय संगठन है वो, और उसमें जो क्षेत्र है वो पूरा की पूरा विश्व उसका क्षेत्र बन गया है। अर्थात वो कैसा हुआ? विश्व स्तरीय संगठन, जो कि बड़ा क्षेत्र है, पूरा विश्व एक बड़े क्षेत्रीय संगठन के रूप में उसे आप सोच सकते हैं। और अगर मैं किसी एक विशेष जगह पर बात करूं, जैसे दक्षिण एशिया की मैं बात करूं, दक्षिण एशिया के राष्ट्रों के मध्य एक संगठन बन जाए, तो यह क्या हुआ? एक क्षेत्र विशेष में बना हुआ संगठन, और यह क्या कहलाएगा? क्षेत्रीय संगठन। अगर मैं बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों को मिलाकर एक संगठन खड़ा कर दूं, तो वो क्या होगा? क्षेत्रीय संगठन। बच्चों, इस प्रकार हिंद महासागर के आसपास के देशों को मिलाकर अगर एक संगठन बना दिया जाए, तो वो क्या होगा? हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन, अर्थात IORA। दोस्तों, इस प्रकार किसी भी क्षेत्र विशेष में अगर कुछ देश मिलकर आपस में एक साझा संस्कृति या साझे आर्थिक राजनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो एक संगठन का निर्माण, एक समूह का निर्माण कर लेते हैं, और उसे कहा जाता है क्षेत्रीय संगठन। और जब संगठन बन जाता है दोस्तों, तो आप जानते हैं शक्ति बनती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संगठन में शक्ति होती है, और इसी प्रकार ये क्षेत्रीय संगठन एक उस क्षेत्र विशेष की शक्ति को निरूपित करते हैं। दोस्तों, ये है क्षेत्रीय संगठन। अब हम बात करते हैं दक्षिण दक्षिण सहयोग की, क्योंकि आज हम जिन तीन क्षेत्रीय संगठनों की चर्चा करेंगे, सार्क की, बिम्स्टेक की और IORA की, दोस्तों ये तीनों संगठन दक्षिण दक्षिण सहयोग के उदाहरण हैं। तो एक बार दक्षिण दक्षिण सहयोग समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है दक्षिण दक्षिण सहयोग? देखिए, विश्व में जो ये आपको एक भूमध्य रेखा दिखाई दे रही है, संयोगवश ऐसा हुआ है कि विश्व के जो अधिकांश विकासशील या अल्प विकसित राष्ट्र हैं, वो इस भूमध्य रेखा के आसपास या इसके नीचे की ओर विराजमान हैं, अर्थात वो दक्षिण में विराजमान हैं। अगर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में इस धरती को मैं दो भागों में बांट दूं, तो वो लगभग दक्षिण गोलार्ध में है, क्योंकि आप देखिए उत्तरी गोलार्ध में है विकसित राष्ट्र, अमेरिका हुआ, यूरोपीय राष्ट्र हुए, रूस हुआ, ये सभी राष्ट्र उत्तरी गोलार्ध में विराजमान है। और नीचे की तरफ दक्षिण अमेरिका हुआ, अफ्रीका हुआ और एशियाई राष्ट्र हुए नीचे वाले। दोस्तों, ये सब क्या है? भूमध्य रेखा के आसपास या भूमध्य रेखा के नीचे, जिन्हें हम कह सकते हैं कि दक्षिण में ये राष्ट्र स्थित हैं। और इन राष्ट्रों के बीच, इन विकासशील या अल्प विकसित राष्ट्रों के बीच जब सहयोग होता है, किसी भी प्रकार का सहयोग, तो उसे दक्षिण दक्षिण सहयोग की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि दोनों ही सहयोगकर्ता राष्ट्र दक्षिण में विराजमान हैं। दोस्तों, ये है दक्षिण दक्षिण का कॉन्सेप्ट। और एक और अब जो स्क्रीन पे लिखा है उसे एक बार देख लेते हैं। विकासशील अल्प विकसित राष्ट्रों के मध्य सहयोग, तीसरी दुनिया के ये देश कहे जाते हैं और अपेक्षाकृत पिछड़े राष्ट्र माने जा सकते हैं। अब अधिकांशतः पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में ये सभी देश स्थित हैं। और सार्क, बिम्स्टेक, IORA, जिन तीनों टॉपिकों को आज की हमारा विषय वस्तु है, ये सभी दक्षिण दक्षिण सहयोग के उदाहरण हैं। लेकिन दक्षिण दक्षिण सहयोगों के मध्य क्या समस्या है? क्यों ये उत्तर जो सहयोग होता है, विकसित राष्ट्रों के मध्य जो सहयोग होता है, उनके समान ये वृद्धि नहीं कर पाए हैं अभी तक? क्यों यहां पर समस्याएं यहां पर दिखती हैं? चाहे उद्देश्य अच्छे हों, दोनों के मध्य सहयोग को हम कह रहे हैं सहयोग, दक्षिण दक्षिण सहयोग, दो दक्षिणी राष्ट्रों के मध्य सहयोग को हम दक्षिण दक्षिण सहयोग कह रहे हैं, लेकिन फिर भी अपेक्षित सहयोग दक्षिण दक्षिण में नहीं देखने को मिला है। जितना उत्तर दक्षिण या उत्तर उत्तर में मिलता है, लेकिन उतना दक्षिण दक्षिण में नहीं मिला। अर्थात दो गरीब राष्ट्र एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या वो वजह हो सकती है? क्या वो चुनौतियां हैं? क्यों ये सहयोग इतना अच्छे से नहीं हो पाया? इसमें क्या बाधाएं हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसको समझते हैं, जिससे हमारी आगे वाली जो विषय वस्तु हैं, जो ग्रुप हैं, जो संगठन हम चर्चा करने वाले हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ सके।
देखिए सहयोग के तीन हम बड़े कारण हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। सहयोग क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या बाधाएं हैं, उसके तीन बड़े कारण हैं। पहला ऐतिहासिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण और तीसरा है आर्थिक कारण। देखिए ऐतिहासिक कारण, अब दक्षिण दक्षिण के लिए आप दक्षिण एशियाई राष्ट्रों को दिमाग में रख सकते हैं, भारत और पाकिस्तान को इनफैक्ट दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही दक्षिण दक्षिण सहयोग के उदाहरण माने जा सकते हैं। दक्षिणी गोलार्ध के लगभग आप इन्हें राष्ट्र मान सकते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास के देश हैं, दक्षिण एशिया के राष्ट्र हैं और दक्षिण दक्षिण सहयोग के उदाहरण माने जाते हैं। दोस्तों इनके माध्यम से आप इन तीनों ही कारणों को सोच सकते हैं, ऐतिहासिक कारण, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण। आपको पता है भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं है और अनेकों बाधाएं इनके सहयोग में देखने को मिलती हैं। क्या उनकी तलाश कर सकते हैं हम इतिहास में जाकर, क्या राजनीति में जाकर उन कारणों की तलाश कर सकते हैं, क्या अर्थव्यवस्था के अंदर जाकर उनकी कारणों की तलाश कर सकते हैं। देखिए दोनों ही भारत और पाकिस्तान का अतीत कैसा रहा है, औपनिवेशिक अतीत रहा है, अर्थात भारत और पाकिस्तान के जो संबंध होंगे वो किन के द्वारा निर्धारित किए गए होंगे, जिन्होंने इन पर राज किया था, अर्थात अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित किए गए संबंध हैं। अगर बंटवारा हुआ है तो अंग्रेज हमें विरासत में मिला है, यहां पर औपनिवेशिक शासन रहा था, उसके माध्यम से बंटवारा हुआ, वहां पर सांप्रदायिकता के बीज डाले गए, अर्थात इतिहास में इनके ऊपर किसी का शासन रहा था, औपनिवेशिक अतीत रहा था इनका, और इनके जो संबंध हैं ये उन लोगों के द्वारा परिभाषित किए गए, स्थापित किए गए जिन्होंने इनके ऊपर शासन किया था। अधिकांशतः दक्षिण एशिया हो या फिर अफ्रीका हो या फिर दक्षिण अमेरिका हो, इन सभी क्षेत्रों में किसी ना किसी महाशक्ति का शासन रहा था, ये किसी ना किसी के उपनिवेश रहे थे, इन सभी का औपनिवेशिक अतीत रहा था और इसीलिए इनके जो संबंध हैं वो परिभाषित किए गए उन लोगों के द्वारा जिन्होंने इन पर शासन किया। दोस्तों इस कारण से इनके मध्य सहयोग इतना अच्छे से नहीं देखा जाता है, क्योंकि ये अपेक्षाकृत अभी आजाद हुए हैं ये राष्ट्र, और अगर नई नई स्वतंत्र विदेश नीति इनको बनाने का मौका मिला है तो अभी वो विदेश नीति इतनी व्यवहारिक या फिर ऐसा कह सकते हैं मेच्योरिटी उसके अंदर नहीं आ पाई है, क्योंकि लंबे समय की गुलामी के बाद अब विदेश नीति ये बना रहे हैं। इस कारण लंबे समय के इनके अंदर संपर्क नहीं है, इनके अंदर सहयोग लंबे समय से नहीं चला है, बल्कि पहले जो औपनिवेशिक शासक थे उनके खुद के हितों के अनुसार इन दोनों देशों के मध्य संबंध बने थे, इसीलिए वर्तमान में इतना अच्छा सहयोग नहीं बन पाया है। देखिए ये था पहला कारण, ऐतिहासिक कारण। दूसरा है राजनीतिक कारण। इन देशों में घरेलू अस्थिरता है दोस्तों, यहां पर आपसी राजनीति फंसी हुई है, आपस में ये राजनीति एक दूसरे को खींचने का काम करती है और इसीलिए एक घरेलू स्थिरता नहीं है, राजनीतिक स्थिरता नहीं है। बार बार नए नेपाल में आप देखिए पिछले 12 सालों में 24 प्रधानमंत्री बदले गए। ऐसा क्यों हुआ? 2000 से लेकर 2008 के मध्य 8 सालों में 12 प्रधानमंत्री बदले गए। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब वो व्यवस्थाओं को दर्शा रहा है कि यहां पर घरेलू स्थिरता का अभाव है, यहां पर अंदरूनी घरेलू स्तर पर काफी संघर्ष है। इस कारण जब घरेलू ही राजनीति स्थिर नहीं है तो दूसरे देशों के साथ संबंधों को कैसे बनाया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए सीमा विवाद हैं। विरासत में इनको ऐसी सीमाएं मिली हैं जिनको लेकर विवाद होता रहता है, चाहे भारत पाकिस्तान की सीमा हो, चाहे अभी भारत और नेपाल के वर्तमान में आपने विवाद देखा काला पानी का, वो कहां से विरासत में भारत और नेपाल को मिला। भारत पाकिस्तान के भी जो विवाद वो विरासत में मिले हैं, चाहे भारत और चीन के जो विवाद अभी वर्तमान में जिनको लेकर क्लैश हुआ, गलवान घाटी में जो क्लैशेस हुए, दोस्तों ये सब क्या हैं? अनेकों देशों के मध्य आप देखिए अफ्रीका का बंटवारा कैसे हुआ, पेपर पार्टीशन उसे बोला जाता है। कागज पे मैप लिया, टेबल के चारों तरफ बैठे सारे बड़े देश और उन्होंने कागज पे ही बांट लिया पूरे के पूरे अफ्रीका को। दोस्तों ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि इन देशों के मध्य सीमा विवाद हैं और सीमा विवाद के कारण ये सहयोग क्या करेंगे, बल्कि लड़ाइयां हो रही हैं। और लड़ाइयां क्यों हो रही हैं दोस्तों? क्योंकि ये सीमा विवाद इनको विरासत में मिले हैं। ये सारे राजनीतिक कारण में आते हैं सीमा विवाद। इसके बाद बात करते हैं राज्य प्रायोजित आतंकवाद, एक बड़ा मुद्दा है राजनीतिक कारणों में। देखिए भारत और पाकिस्तान इस मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और इस वजह से दक्षिण दक्षिण सहयोग की जो आइडियोलॉजी है वो दक्षिण दक्षिण सहयोग नहीं दिखाई देता है। इसके बाद अन्य कारणों की हम बात करें, आर्थिक कारक एक बड़ा कारक है बच्चों। देखिए अर्थव्यवस्था का छोटा आकार है तो कितना सहयोग कर लोगे, कितना बढ़िया संबंध बना पाओगे। खुद देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर है, कृषि और उद्योग अप्रतिस्पर्धी हैं। अनेकों लोग काम कर रहे हैं एक खेत में, लेकिन अगर उनमें से 10 लोग काम कर रहे हैं, 6 को हटा भी दोगे तो भी उत्पादन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात 6 फालतू में वहां पे काम कर रहे हैं।
अप्रतिस्पर्धी हैं, पूरी सही तरह से प्लानिंग नहीं हो रखी है, और इस प्रकार एक कमजोर अर्थव्यवस्था है इन दक्षिणी राष्ट्रों की, या फिर कहें जो ये हम विकसित या अल्प विकसित या विकासशील राष्ट्रों की चर्चा कर रहे हैं, ये कमजोर अर्थव्यवस्थाएं, ऐसे देश कैसे दूसरे देश के साथ सहयोग करेंगे। दक्षिण देशों में फिर कमजोर बुनियादी ढांचा है, बुनियादी ढांचा अर्थात सड़क नहीं है, रेल नहीं है, माल को इधर उधर ले जाने के साधन नहीं है। जब माल का प्रवाह खुद के देश में ही नहीं है, बंदरगाहों का विकास सही से नहीं हो पाया है, तो कैसे कैसे दूसरे देश के साथ आर्थिक संबंध आगे बढ़ पाएंगे। व्यापार प्रभावित हो रहा है, परिवहन लागत बढ़ रही है। इसके अलावा घरेलू मुद्रा कमजोर है दोस्तों, कई देशों की घरेलू मुद्रा बिल्कुल पूरे डॉलर पर उनको निर्भर होना पड़ता है, इतनी सक्षम घरेलू उनकी मुद्रा नहीं है कि उसको दूसरे देश एक्सेप्ट कर सकें। क्या आप सोच सकते हैं कि हम भूटान की मुद्रा को एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप सोच पा रहे हैं कि श्रीलंका उसकी मुद्रा में हमें पेमेंट करे और हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे? सबको डॉलर की आवश्यकता पड़ रही है, कठोर करेंसी जिसे कहा सकता है, कठोर मुद्रा, एक कठोर मुद्रा की विचारधारा यहाँ पर बनी, लेकिन डॉलर के समुचित भंडार नहीं है इन देशों के पास, तो कैसे संबंध होगा, कैसे व्यापार बढ़ेगा? दोस्तों ये सारी वजह है जिस वजह से दक्षिण दक्षिण सहयोग अच्छे तरह से नहीं हो पाया है। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे 3 गुटों की तरफ, हम आगे बढ़ते हैं जिनकी आज को हमें चर्चा करनी है, सार्क, बिम्स्टेक और IORA। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सार्क की। सार्क की शुरुआत करने से पहले हमें एक बात समझनी होगी कि भारत की पड़ोसी पहले की नीति क्या है। भारत की पड़ोसी पहले की नीति है कि भारत के आसपास वाले जितने राष्ट्र हैं उनको भारत पहले सम्मान देगा, उनके साथ पहले सम्मान बनाएगा, उनके साथ पहले रिश्ते बनाएगा, संबंध बनाएगा, उनके साथ पहले आर्थिक व्यापार करेगा, फिर विश्व के दूसरे राष्ट्रों की तरफ भारत की विदेश नीति देखेगी, अर्थात पड़ोसी सबसे पहले। और देखिए मोदी सरकार आई 2014 में, मोदी गवर्नमेंट ने आते ही अपने शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले निमंत्रण दिया अपने पड़ोसी राष्ट्रों को, और पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध सुधारने की पहल कर दी 2014 में इस नीति के माध्यम से। और ये नीति क्या कह रही है? पड़ोसी पहले। पड़ोसी कौन है? ये सार्क देश। सार्क का मतलब क्या है दोस्तों? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अर्थात आप देखें, आपको नक्शा दिखाई दे रहा है, भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है, हरा हरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, भारत के आसपास ये पूरा भारत है आपका, और इसके आसपास यहां पर ये है आपका पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, इधर श्रीलंका, इधर है बांग्लादेश, इधर है नेपाल, इधर भूटान, और ये दोस्तों ये सारे देश कौन से हैं? ये सारे इधर आपका मालदीव, ये सारे देश कौन से हैं दोस्तों? इन्हें मिलाकर बनाते हैं दक्षिण एशिया के ये सारे देश। 8 देश मिलकर बने, एक संगठन बनाया, आर्थिक और राजनीतिक संगठन बनाया इन्होंने मिलकर, और इसे कहा गया दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, या जिसे शॉर्ट में सार्क के नाम से जाना जाता है। देखिए अफगानिस्तान को भारत के कहने पर 2007 में इस संगठन में शामिल कर लिया गया था। उससे पहले 7 इसमें जो आपके सामने नाम लिख रहे हैं, ये 7 इसके सदस्य हुआ करते थे। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये शुरुआती 7 राष्ट्र थे, और उसके बाद में अफगानिस्तान को भारत के कहने पर 2007 में शामिल कर लिया गया था। दोस्तों ये एक हमने बेसिक इसके बारे में बताया। अब हम इसको विस्तार से देखेंगे कैसे इसका उदय हुआ, क्यों, कहां से ये सार्क निकलने लगा, किस वजह से सार्क को बनाने की रूपरेखा रखी गई। दोस्तों ये क्लियर हो गया कि ये दक्षिण सहयोग का एक उदाहरण है सार्क, और दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का ये सहयोग संगठन है, क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसीलिए कहा क्योंकि पूरे विश्व में एक क्षेत्र विशेष को दर्शा रहा है, और वो है दक्षिण एशिया। और इनमें हमने कहा कि 7 पहले थे और एक 8वां बाद में जोड़ा गया था। दोस्तों अब बात करते हैं इस संगठन की विस्तार में। देखिए ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, इसमें आपको डार्क ब्लू कलर में जो दिख रहा है वो क्षेत्र है सार्क का क्षेत्र। और पूरे विश्व में आप देखें, ये जो पूरे विश्व के जो क्षेत्रफल है उसका 3% क्षेत्रफल दिखा रहा है ये सार्क का क्षेत्र। पूरे विश्व की 21% आबादी, अर्थात 1/5 से अधिक आबादी इस क्षेत्र में निवास करती है। ये क्षेत्र है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी बड़ी नदियों वाला क्षेत्र, जहां पर सभ्यताएं फली फूली हैं। जनसंख्या यहां पर 20% से अधिक है, और जहां पर भी बड़ी नदियां होती हैं वहां पर संस्कृति और सभ्यता का विकास होता है। एक भली बात, एक बढ़िया संस्कृति, एक बड़ी जनसंख्या आधार वाला ये क्षेत्र है दक्षिण एशिया का ये क्षेत्र, सार्क क्षेत्र। देखिए 1985 में ढाका में इसका गठन हुआ।
ढाका के जो एक प्रमुख नेता थे जिनका नाम था मुजीबुर रहमान, जब बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना 1971 में, तो मुजीबुर रहमान ने कहा कि क्यों ना दक्षिण एशिया के राष्ट्र मिलकर एक संगठित क्षेत्र का निर्माण करें, हमें भी जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में आसियान नामक एक क्षेत्रीय संगठन बन गया है, हमें भी दक्षिण एशिया को भी यूनाइट हो जाना चाहिए जिससे हमारी शक्ति पहचानी जाएगी। और मुजीबुर रहमान का ये कॉन्सेप्ट इन सभी दक्षिण एशियाई राष्ट्रों को बड़ा अच्छा लगा और 1985 में कोशिश चलती रही दोस्तों। 1985 में जाकर ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी, वहीं पर जाकर इसका गठन हो गया, क्योंकि बांग्लादेश के नेता ने इसको आगे बढ़ाया था, इसका विचार लेकर वो आए थे। इसका सचिवालय स्थापित किया दोस्तों काठमांडू में। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री की परीक्षा में पूछा जाता है कि सार्क का सचिवालय कहां पर है। आपको याद रखना है काठमांडू में, ढाका गलती से नहीं करना है। ढाका में इसका गठन हुआ था, लेकिन सचिवालय इसका बनाया गया काठमांडू में, और काठमांडू आता है नेपाल में। दोस्तों सचिवालय का नेतृत्व करने के लिए महासचिव होता है। जो सचिवालय सचिवालय एक तरह का इसका ब्यूरोक्रेसी का एक क्षेत्र, जहां पर नीति निर्माण या फिर इसके चार्टर का निर्माण होता है। इसकी संस्था के जो कार्यकार्य, ऑफिस वर्क जो होते हैं, जो कार्यकार्य वर्क होते हैं, काम होते हैं, वो सारे काम होते हैं सचिवालय से, और यही निर्देशित करता है कि कब क्या आगे बढ़ाना है सार्क देशों के मध्य। दोस्तों ये सचिवालय बना हुआ है कहां पर, काठमांडू में। और इस सचिवालय का नेतृत्व करने के लिए किसको बनाया हुआ है, एक महासचिव को, जो 3 साल के लिए इसका नेतृत्व करता है। अर्थात महासचिव का कार्यकाल कितना हुआ, 3 साल का। इसके सदस्यों के बारे में हम बता चुके हैं, 8 सदस्य हैं, और 8वां सदस्य अफगानिस्तान सबसे आखिरी सदस्य 2007 में भारत के सहयोग से इसमें शामिल हुआ था। इसके अलावा इसके कुछ पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। आपको जो नक्शा दिखाई दे रहा है उसमें लाइट ब्लू कलर में कुछ देश आपको दिख रहे हैं, ये सभी देश दोस्तों कहलाते हैं सार्क के पर्यवेक्षक देश। देखिए सदस्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जिन्हें सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य बोला जाता है, अर्थात परमानेंट सदस्य आप समझ सकते हैं। ये कौन से हैं, वो 8 सदस्य सार्क के जिनकी हमने चर्चा की। इसके अलावा एक पर्यवेक्षक राष्ट्र होते हैं। पर्यवेक्षक पर्यवेक्षक शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो देखने के लिए आया है, अर्थात ऑब्जर्वर। अर्थात इन सदस्यों को पर्यवेक्षक सदस्य का दर्जा दिया जाता है, जो आपको लाइट ब्लू कलर में दिख रहे हैं। अर्थात ये आ सकते हैं, जब भी सार्क की मीटिंग होगी तब ये उसमें बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं कि ये सार्क के जो 8 सदस्य हैं वो क्या बात कर रहे हैं, क्या डिस्कशन इनके बीच में हो रहा है, क्या इनके आउटकम आ रहा है, क्या इनकी स्ट्रेटजी आगे की, वो सारी चीजें ये पर्यवेक्षक राष्ट्र सुन सकते हैं। लेकिन किसी भी वोटिंग अगर हो रही है, कोई मत दिया जा रहा है, तो उसमें भाग इनको नहीं करवाया जाता, उसमें ये भाग नहीं लेते हैं, बस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक देख सकते हैं। पर्यवेक्षक अर्थात देखने का काम इनका होता है, चर्चाओं में क्या हो रहा है सार्क में, दक्षिण एशिया क्षेत्र में क्या चर्चाएं चल रही हैं, इस तरह से ये इसमें सहभागी बन सकते हैं। दोस्तों अमेरिका भी, भारत का ध्यान रखना, अमेरिका भी इस सार्क का एक पर्यवेक्षक राष्ट्र है, ये आपको ध्यान रखना है। चीन इसका पर्यवेक्षक राष्ट्र है, और कई यूरोपीय राष्ट्र भी इसके पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। ईरान इसका पर्यवेक्षक राष्ट्र है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सार्क के उद्देश्यों पर हम आते हैं। आपको आइडिया लग गया है कि सार्क कहां पर है, दक्षिण एशिया में बसा हुआ 8 देशों का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। और इसके उद्देश्य क्या है, देखिए इस क्षेत्र में लोगों का कल्याण करना, उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, इस क्षेत्र में आर्थिक विकास लाना, सामाजिक प्रगति करना, सांस्कृतिक विकास में तेजी लेकर आना, अर्थात इन सभी दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के मध्य अच्छे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संबंधों का विकास करना, यहाँ के लोगों की जीवन की गुणवत्ता को सुधारना, यहाँ पर एक लोगों के बीच लोगों का जो संपर्क है उसको बढ़ाना, अर्थात अधिक से अधिक यहाँ पर टूरिज्म फैले, पर्यटन हो, जिससे एक देश से दूसरे देश में संस्कृतियों का मिलाव हो, इस प्रकार की यहाँ पर कामना की है, सार्क की उद्देश्य है। उसके अलावा कहा गया है कि समान हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में स्वयं के बीच सहयोग को मजबूत करना, अर्थात जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वार्ताएं चल रही है तो सार्क एक ब्लॉक के रूप में, एक शक्ति के रूप में अपनी बात को वहां पर प्रस्तुत कर सके। इस प्रकार का एक सहयोग सार्क देशों के मध्य होना चाहिए, ऐसी यहां पर इसके उद्देश्यों में कामना की है। अर्थात ये सारे दोस्तों सहयोग के सार्क के उद्देश्य हैं जो हमने बताया आपको। इसके बाद हम बात करते हैं सार्क की वर्तमान स्थिति पर। सार्क की अभी वर्तमान स्थिति कैसी है, देखिए सार्क, आपने सुना होगा सार्क एक सफल संगठन नहीं बन पाया है। हम उसी स्थिति की चर्चा कर रहे हैं कि क्या अभी वर्तमान में किस प्रकार का ये सफल संगठन नहीं है, क्यों नहीं है, क्या इसकी स्थिति है प्रेजेंट में। देखिए विश्व का सबसे असंगठित क्षेत्र माना जाता है। हमने बनाया सही उद्देश्यों के लिए, हमने चर्चा की कि इसका उद्देश्य क्या है, एकदम संगठन बनाना, लेकिन अभी विश्व में सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र है, ये सबसे अधिक असंगठित
इसको क्षेत्रीय संगठन आप कह सकते हैं। सार्क देशों के बीच जो व्यापार है उनके कुल व्यापार का मात्र 5% है। अर्थात ये सार्क के राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ अधिक व्यापार कर रहे हैं बजाय खुद आपस में व्यापार करने के। मात्र 5% का व्यापार ये करते हैं आपस में। देखिए 2006 में सार्क देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाने के लिए एक आर्थिक समझौता हुआ था और इस समझौते का नाम है साफ्टा। दोस्तों ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। अर्थात इस क्षेत्र में पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र को मिलाकर एक आर्थिक मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षरित हुआ। आर्थिक दृष्टिकोण से मुक्त व्यापार समझौता अर्थात सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ व्यापार को बढ़ाएंगे, अपने अपने सीमा शुल्कों को कम करेंगे, जिससे व्यापार बढ़ेगा, एक दूसरे का निर्यात बढ़ेगा, आयात बढ़ेगा और उस प्रकार पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में एक आर्थिक विकास देखने को मिलेगा। दोस्तों ये समझौता सफल ही नहीं हो पाया क्योंकि दो बड़े राष्ट्रों के मध्य, जो इस क्षेत्र के दो सबसे बड़े राष्ट्र थे भारत और पाकिस्तान, उनके मध्य लगातार विवाद होते रहे और सार्क एक असफलता की ओर अग्रसर होता रहा। देखिए सार्क की जो पिछली मीटिंग थी, अंतिम बैठक, वो 2014 में हुई थी। आज 2020 हो गया है दोस्तों, 6 साल में एक भी बैठक नहीं हुई है और ये 2014 में नेपाल में हुई थी। 2016 में एक बैठक होनी थी और वो होनी थी पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में और 19वां वो सम्मेलन था दोस्तों जो होना था। लेकिन उसी समय मीटिंग से थोड़े टाइम पहले ही आपको पता है उरी में आतंकवादी हमले हो गए और सबको पता है कि राज्य प्रायोजित आतंकवादी हमले ये होते हैं। अर्थात इन हमलों में पाकिस्तान का एक सहयोग आप कह सकते हैं, पाकिस्तान के द्वारा सहयोग आतंकवादियों को कहा जा सकता है जो भारत में उरी आतंकी हमले हुए। दोस्तों भारत नाराज हो गया और भारत ने सार्क की इस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया, पाकिस्तान जाने से मना कर दिया गया और इसीलिए ये सम्मेलन नहीं हो पाया और इतनी नाराजगी बढ़ गई भारत और पाकिस्तान के मध्य। बालाकोट स्ट्राइक हुए अनेकों, उसके बाद में पठानकोट स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, लगातार आतंकवादी हमले और सर्जिकल स्ट्राइक का दौर ये रहा और इस वजह से भारत और पाकिस्तान की इस संघर्ष के कारण, जिसे कहा जा सकता है कि कई विश्लेषक कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का संघर्ष इसकी असफलता का बड़ा कारण है और ये संघर्ष के कारण ही सार्क का कोई भी इसके बाद सम्मेलन नहीं हो पाया। अर्थात अंतिम सम्मेलन 2014 में हुआ, उसके बाद से एक डेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह, एक मृत संगठन की तरह सार्क अभी तक बना हुआ है। देखिए वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो भारत सार्क में इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा था। देखिए हमने कहा 2014 में क्या हुआ, 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट ने आके क्या किया, पड़ोसी पहले की नीति अपनाई और सारे सार्क के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनको अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। एक कोशिश की सार्क के साथ आगे बढ़ने की, लेकिन फिर देखा कि पाकिस्तान नहीं मान रहा है, आतंकवादी हमले कर रहा है, उरी में हमला और फिर पठानकोट, बालाकोट, ये सब चलता रहा दोस्तों। और इसकी वजह से क्या हुआ, इस सार्क की जो 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 उम्मीद प्रधानमंत्री लेकर आए थे 2014 में, एक अच्छा, एक दक्षिण एशिया को मजबूत संकल्प एक लेकर आए थे दक्षिण एशिया के लिए, लेकिन पाकिस्तान की इन हरकतों के कारण ये संगठन की मीटिंगों का उन्होंने बहिष्कार किया, सम्मेलन का इन्होंने बहिष्कार किया और उसकी इसी वजह से सार्क एक डिसफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हम जिसे कह रहे हैं, अर्थात एक मृत प्राय संगठन के रूप में बन गया। 2014 के बाद, अर्थात 2014 से 15 तक के बीच में अगर आप कहें तो इस समय अच्छी कोशिश हुई, लेकिन 15 के बाद से आतंकवाद का दौर चालू हुआ और 2019 तक ये इन 5-6 सालों में दोस्तों सार्क एक डेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह रहा। 2020 में भी मैं चर्चा करूंगा कि अभी कोरोना समय में एक नया डेवलपमेंट देखने को मिला, एक नई स्फूर्ति आई है सार्क के अंदर, उस स्फूर्ति की अभी हम चर्चा करेंगे। स्फूर्ति एक भारतीय प्रधानमंत्री की द्वारा पहल हुई है इस कोरोना के समय में, जब सार्क देशों को मिलाने की एक फिर से एक नई कोशिश देखी गई है। लेकिन अभी तक हम बात कर रहे हैं कि क्या चल रहा था वर्तमान स्थिति में। हाल के वर्षों में बिम्स्टेक, एक जो नया ऑर्गेनाइजेशन, हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में इसकी, एक नया संगठन बिम्स्टेक एक उभर कर आया है और यहां पर भारत ज्यादा ध्यान लगाने लगा क्योंकि भारत को समझ में आ गया कि सार्क में परेशानी है, पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है उसके कारण सार्क एक नहीं चल पाएगा और भारत ने सार्क से ध्यान हटाया अपना और लेकर आया भारत बिम्स्टेक के लिए, जो कि बंगाल की खाड़ी के आसपास के राष्ट्रों का संगठन है। अधिकांश सार्क के देश उसमें शामिल हैं और साथ में आसियान जो दूसरा संगठन है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का, उसके भी 2 राष्ट्र उसमें शामिल हैं। तो भारत ने अपना ध्यान सार्क से उठाकर रख दिया बिम्स्टेक की ओर और इसी वजह से सार्क अभी तक आप देख सकते हैं इस समय एक डिसफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह है। क्या कारण है सार्क की असफलता के, इनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले भौगोलिक कारकों की बात करते हैं। देखिए असमान आकार वाले देशों का यह संघ है, यहां पर जो देश हैं वो असमान आकार वाले हैं, अर्थात अब क्षेत्रफल देखिए, आबादी देखिए, भारत
भारत आबादी के हिसाब से इस पूरे सार्क का 70% से अधिक का गठन करता है, और क्षेत्रफल के हिसाब से भी दोस्तों आप मैप में देखा था आपने कि किस प्रकार ये देखिए, ये मैप में यहाँ पर ये पूरा सार्क जो डार्क ब्लू वाला है, इसमें अधिकांश क्षेत्र आपको भारत का ही दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसीलिए करीब 70% क्षेत्र सार्क का भारत के पास है। और आप देखिए भौगोलिक असमानता एक बड़े लेवल की, सिर्फ भारत और पाकिस्तान की नहीं, भारत की सार्क के सभी राष्ट्रों के साथ असमानता दिखाई दे रही है। सभी सदस्य केवल भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ सीमा साझा नहीं कर रहे, क्योंकि भारत के दोनों ओर फैले हुए हैं ये राष्ट्र, आपस में इनकी सीमाएं नहीं मिल रही हैं। कैसे व्यापार बढ़ेगा, कैसे संपर्क बढ़ेगा दोस्तों। भारत एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि 70% तो सार्क में भारत ही है दोस्तों। राजनीतिक कारणों की चर्चा करते हैं। हमने सबसे बड़ा कारण आपको बताया, भारत पाकिस्तान संघर्ष, अनसुलझे सीमा विवाद, आतंकवाद का आतंकवाद को संरक्षण पाकिस्तान के द्वारा। और दोस्तों ये सारे वो बड़े कारण हैं जो इस सार्क की असफलता के सबसे बड़े कारण हैं। देखिए भौगोलिक कारणों को फिर भी सहा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक कारण, ये जो अनसुलझे सीमा विवाद, बार बार युद्ध होना, और आतंकवाद से पीड़ित राष्ट्र, और इस सार्क के ही एक तरफ संगठन की बात कर रहे हैं और एक तरफ दूसरा ही संगठन का एक दूसरा हिस्सा आपको आतंकवाद, आपके अंदर आतंकवाद का प्रसार करवा रहा है, तो दोस्तों सफल नहीं हो सकता है संगठन। सार्क का उपयोग देखिए कई ज्यादातर समय जब सार्क की आप मीटिंगों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा अधिकांश समय भारत और पाकिस्तान के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर चर्चाएं चलती रहती हैं। दोस्तों बाकी देश क्यों यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, वो क्या इनकी चर्चाएं देखने के लिए बैठे हुए हैं। तो एक ये जो मंच है सार्क, इसका प्रयोग क्या हो रहा है, भारत और पाकिस्तान के डिस्प्यूट सॉल्व करवाने के लिए हो रहा है। तो दोस्तों ये भी क्या हो रहा है, जो सार्क के जो बड़े उद्देश्य हैं, इस क्षेत्र में शांति लेकर आना, इस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास करना, वो उन पर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि किस पर ध्यान दिया जा रहा है, भारत और पाकिस्तान के इन विवादों को सुलझाने के लिए, मत लड़ो मत लड़ो, इस प्रकार के। सार्क देशों में लगातार सैन्य तख्तापलट, पाकिस्तान की बात हो रही है दोस्तों, सैन्य तख्तापलट, राजनीतिक व्यवस्था सभी जगह देखिए आप, सब जगह, श्रीलंका हो चाहे नेपाल हो चाहे भूटान हो, हर जगह आपको राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये कई सार्क देशों में लगातार सैन्य तख्तापलट, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन, यहां पर घरेलू स्थिरता में कमी का दर्शाते हैं। हमने दक्षिण सहयोग में जब देखी थी बाधाएं, वहां पर भी हमने इस पॉइंट की चर्चा की थी कि घरेलू अस्थिरता दिखने को मिलती है इन सार्क के देशों में भी। दोस्तों ये एक बड़ा कारण है। फिर हमने बताया आपको कि पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देता है, जबकि पाकिस्तान समूह में उन सभी प्रस्तावों का विरोध करता है, समूह अर्थात सार्क में उन सभी प्रस्तावों का विरोध करता है जहां पर उसको थोड़ा भी लगता है कि इससे भारत का लाभ हो सकता है, उन सभी प्रस्तावों को पाकिस्तान खारिज कर देता है। दोस्तों ये कैसे चलेगा, अगर 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 आप भारत की प्रगति से अगर आपको प्रतिस्पर्धा हो रही है, अगर आपको जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, तो सार्क सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि संगठन तभी चलता है जब उसके सारे जो जितने भी पायदान होते हैं, जितने भी उसके अंग होते हैं, वो सभी मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़े। देखिए इसके बाद आर्थिक कारणों की चर्चा करते हैं। सार्क देशों के बीच आर्थिक असमानता प्रभावी आर्थिक सहयोग को बाधित करती है। अर्थात यहां पर क्या है, आर्थिक असमानता। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और यहां पर दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था तो चुन्नी चुन्नी सी है दोस्तों। तो कैसे इन देशों की अर्थव्यवस्था का भारत की अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बैठेगा। आर्थिक असमानता आर्थिक सहयोग में एक बड़ा व्यवधान है जो यहां पर देखने को मिलता है। और अन्य सार्क देश भारत की अर्थव्यवस्था के साथ प्रतिस्पर्धा करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों प्रतिस्पर्धा बराबर वालों में की जा सकती है, बड़े और छोटे में प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाएगी। और ये सारे वो कारण हैं दोस्तों, भौगोलिक कारणों की हमने चर्चा की, राजनीतिक कारणों की हमने चर्चा की, आर्थिक कारणों की हमने चर्चा की, जिसके कारण सार्क आज असफल एक संस्था के रूप में, संगठन के रूप में सामने है। अब हम बात करते हैं कि उस एक पहल की जो अभी कोरोना के संकट के समय देखी गई भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। इस मार्च 2020 में जब कोरोना चालू हुआ दोस्तों, कोरोना का एक भय व्याप्त होने लगा, कोरोना का संकट आने लगा पूरे दक्षिण एशिया में, उस समय भारतीय प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी सार्क राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग जिसे कहा जा सकता है उसका आयोजन हुआ।
भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इस चुनौती से निपटकर मिलजुल कर सामना करना होगा। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा सभी राष्ट्रों को, सभी सार्क के देशों को मिलना होगा, साथ में काम करना होगा इस चुनौती से निपटने के लिए। ये एक संकट है जो सभी सार्क राष्ट्रों के ऊपर है और इसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक फंड बनाने की पहल की गई, जिसे कहा गया सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड। ये भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्ताव रखा गया इस मीटिंग में। और देखिए सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड, और भारतीय प्रधानमंत्री ने इससे रखा प्रस्ताव को, और साथ में कहा भारत इसमें शुरुआती तौर पर $10 मिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट उन्होंने कहा कि हम देते हैं, शुरुआती एक पहल करते हैं, आइए मिलें, सार्क को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। इस प्रकार की एक पहल हुई जिसका सभी सार्क के राष्ट्रों ने स्वागत किया। बच्चों, हो सकता है कि भविष्य में आपको फिर से सार्क में एक स्फूर्ति देखने को मिले। उम्मीद करता हूं आपको सार्क जो ग्रुप है, जो समूह है, वो समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे संगठन की ओर जिसका नाम है बिम्स्टेक, जिसका पूरा नाम अगर बिम्स्टेक को आप खोलेंगे तो आपको दिखेगा बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। बंगाल की खाड़ी पहल का मतलब हुआ दोस्तों, यहां पर देखिए ये है बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र और इसके आसपास के राष्ट्रों को यहां पर मिलाया जाएगा। किस उद्देश्य से? तकनीकी और आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से। अर्थात बंगाल की खाड़ी के आसपास वाले राष्ट्रों का यह संगठन होगा और यहां पर बहुक्षेत्र होंगे, अर्थात तकनीकी और आर्थिक सहयोगों के लिए विशेष तौर पर संगठन को बनाया जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार का बिम्स्टेक संगठन है। बंगाल की खाड़ी के आसपास के राष्ट्र और कुल 7 राष्ट्र हैं जो कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के ये राष्ट्र हैं और बंगाल की खाड़ी के आसपास बैठे हुए हैं। दोस्तों, ये 7 राष्ट्र बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। इसमें से आप देखिए शुरू के जो 5 राष्ट्र हैं, ये पांचों राष्ट्र सार्क के भी सदस्य हैं। सार्क के जिन 8 सदस्यों की हमने चर्चा की थी, उनमें से 5 सदस्य इस बिम्स्टेक के भी हैं और जो 2 नए सदस्य हैं वो हैं थाईलैंड और म्यांमार। ये देखिए, ये वाला है म्यांमार और ये है थाईलैंड। दोस्तों, ये दोनों देश और इधर का ये वाला बंगाली खाड़ी का ये वाला क्षेत्र और बंगाली खाड़ी का ये वाला क्षेत्र, इन दोनों को मिला के बनाया गया बिम्स्टेक और कुल 7 राष्ट्र हुए। इसमें ये दक्षिण एशिया के राष्ट्र और ये दक्षिण पूर्वी एशिया के 2 राष्ट्र, ये वाले म्यांमार और थाईलैंड, जो कि आसियान के भी सदस्य हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के भी ये सदस्य हैं, म्यांमार और थाईलैंड। इस प्रकार कुल 7 राष्ट्रों के साथ मिला बिम्स्टेक। आपको नाम याद रख लेने, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको क्लियर याद रह जाए। और देखिए, आप क्लास इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको सुनकर चीजें याद होती हैं, आपको देखकर सुनकर, क्योंकि विजुअल यहां पर इंपुटस आपको मिल रहा है। विजुअल जो भी चीजें होती हैं, जो भी ऑडियो विजुअल जिसे कहा जाता है, आपको मूवी हमेशा याद रह जाती है और इसीलिए ये उद्देश्य है इस क्लास का कि आपको क्लास के साथ ही चीजें याद हो जाएं। दोस्तों, इसीलिए आपको बांध के लेने की, सर मैं बाद में जाके घर पे जाके बाद में दोबारा बैठ के ठंडे दिमाग से इन्हें याद कर लूंगा। दोस्तों, इस समय का यूटिलाइज कीजिए, इसी समय हमारे साथ साथ इन्हें याद कर लीजिए। हम मैप में आपको दिखाते हुए लेकर चल रहे हैं, उसी के साथ आप अनुमान बनाते जाइए और इन 7 नामों को अभी याद रख लीजिए क्योंकि एग्जाम में काम दे जाएंगे दोस्तों। अभी याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। चलिए, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये 7 राष्ट्र हैं जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं। 1997 में 1997 में इस संगठन का गठन हुआ था। 1997 में 1997 में देखिए, काफी समय हो गया इस संगठन के निर्माण में, लेकिन इतने सालों तक इसको कोई नहीं जानता था। लेकिन अचानक 2016 में जब हमने कहा सार्क की मीटिंग का बहिष्कार कर दिया, इस्लामाबाद में जो मीटिंग होनी थी सार्क की 19वां शिखर सम्मेलन जो होना था सार्क का, उस आतंकवादी घटना के बाद में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उसका बहिष्कार किया गया और 2016 में जाकर बिम्स्टेक की ओर हमारा ध्यान अधिक मात्रा में केंद्रित हुआ। अब हम पूरी तरह बिम्स्टेक की ओर आने लगे और 2016 में जब ब्रिक्स एक संगठन है दोस्तों, एक बड़ा संगठन जिसे विश्व में पहचान मिलती है, ब्रिक्स संगठन को, 5 राष्ट्रों के संगठन को, इसका एक शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला था गोवा में, अर्थात भारत में आयोजित होने वाला था गोवा शहर में जब ब्रिक्स का। तो उसी समय भारतीय प्रधानमंत्री की कूटनीति देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक के देशों को भी न्योता दे दिया कि हम भी इस ब्रिक्स के साइड में एक मीटिंग करेंगे, बिम्स्टेक
बिम्स्टेक का भी एक सम्मेलन होगा और गोवा में ही 2016 में ब्रिक्स के सम्मेलन के साथ साथ बिम्स्टेक का भी एक सम्मेलन आयोजित करवा दिया गया। अर्थात बिम्स्टेक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन के रूप में प्रकट कर दिया गया भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा, क्योंकि ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है, जबकि बिम्स्टेक उसके मुकाबले कहीं अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में स्थान नहीं रखता है। इसीलिए बिम्स्टेक का उद्देश्य उजागर करने हेतु भारतीय प्रधानमंत्री ने सही समय का चुनाव किया, सार्क की मीटिंग का बहिष्कार किया और ब्रिक्स का जब सम्मेलन भारत में आयोजित होना था उसी समय गोवा में 2016 में बिम्स्टेक का भी सम्मेलन आयोजित करके इस बिम्स्टेक को अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर एक अच्छे मजबूत संगठन के रूप में सामने प्रस्तुत कर दिया। और तभी से आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि वर्तमान में बिम्स्टेक के ऊपर भारत सरकार का पूरा ध्यान है। दोस्तों ये बात क्लियर हो गई। 1997 में संगठन का गठन हुआ था और मुख्यालय है इसका बांग्लादेश के ढाका शहर में। देखिए कंफ्यूजन नहीं रखना है, सार्क का मुख्यालय कहां था? काठमांडू में। सार्क का गठन कहां हुआ था? ढाका में ही हुआ था, लेकिन बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है, सार्क का काठमांडू में है। सार्क का गठन ढाका में हुआ था, लेकिन सार्क का सचिवालय काठमांडू में है। बिम्स्टेक का गठन और मुख्यालय कहां पर है? ढाका में, बांग्लादेश में। ये बात क्लियर हो गई। 1997 में इसका हुआ। देखिए अब बिम्स्टेक का महत्व हम देखते हैं, बिम्स्टेक का क्या महत्व है। दोस्तों बिम्स्टेक एक इंपॉर्टेंट संगठन के रूप में उभार लेकर आया है 2016 में, हमने बताया। हालांकि इसका गठन 1997 में हो गया था, लेकिन इतने सालों तक, लगभग 20 वर्षों तक, अब हम बताएंगे आपको कि इसकी कितनी कम मीटिंग हुई थी और कैसा ये एक संगठन था, और वर्तमान में 2016 के बाद से ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया। हमने कारण बताया आपको 2016 के बाद क्या ऐसी परिस्थितियां बनी। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं इस बिम्स्टेक की 2016 के बाद से जो आपको दिख रहा है इसका महत्व। देखिए दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के बीच संपर्क, दो क्षेत्रों का एकीकरण कर रहा है। हमने आपको बताया था दो राष्ट्र म्यांमार और थाईलैंड, वो कहां के हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया वाले क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। बाकी वाले जो 5 राष्ट्र थे जो बिम्स्टेक के सदस्य हमने देखे, बाकी 5 राष्ट्र कौन से हैं? दक्षिण एशिया में। अर्थात दक्षिण एशिया और दक्षिण पश्चिम पूर्वी एशिया, इन दोनों के बीच संपर्क स्थापित कर दिया बिम्स्टेक ने। दो क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है बिम्स्टेक। बंगाल की खाड़ी के आसपास के ये राष्ट्र दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को आपस में जोड़ते हैं। पाकिस्तान नहीं है यहां पर, देखिए, इसीलिए कभी कभी बिम्स्टेक को सार्क माइनस पाकिस्तान को हटा दिया सार्क में से और बन गया बिम्स्टेक। अर्थात अब यह संगठन सफल हो जाएगा। वहां पर समस्या किस वजह से हो रही थी? सार्क में पाकिस्तान के कारण। अब बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है और इसीलिए अब बिम्स्टेक की सफलता आगे बढ़ेगी, क्योंकि सार्क में क्या हो रहा था? भारत और पाकिस्तान के विवादों को ही सुलझाया जा रहा था, इसीलिए तो वो सफल नहीं हुआ था। लेकिन बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है, अर्थात भारत पाकिस्तान वाले जो विवाद थे अब वो यहां नहीं है, इसीलिए बिम्स्टेक सफल संगठन बनेगा। पाकिस्तान के न होने से यह सफल समूह रहेगा, क्योंकि सार्क भारत और पाकिस्तान विवादों में ही रहता है। ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा इसके महत्व पर आते हैं। देखिए बिम्स्टेक दक्षिण एशियाई देशों और दक्षिण पूर्वी एशिया की दो बढ़ती अर्थव्यवस्था, हमने नाम लिए अभी, म्यांमार और थाईलैंड, इन दोनों के साथ एकीकृत करने का अवसर प्रदान करता है। अर्थात जो दक्षिण एशिया की ये जो 5 राष्ट्र थे, कौन कौन से 5 राष्ट्र? भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये 5 राष्ट्रों को एक अवसर मिला है कि वो इस दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों की जो बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं तेजी से जो बढ़ रही हैं, म्यांमार और थाईलैंड, जिसका एक रास्ता है, एक गेटवे कह सकते हैं, एक द्वार कह सकते हैं आसियान तक जाने का, उनके साथ हमें संपर्क बढ़ाने का मौका मिला है इस बिम्स्टेक समूह के साथ। इसीलिए उनकी जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों की, आसियान देश जिसे कहा जाता है, इस आसियान के साथ हमें हमारी अर्थव्यवस्था को जोड़ने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है इस बिम्स्टेक के माध्यम से। चौथी एक बड़ी वजह दोस्तों, चौथी एक बड़ी वजह, भारत को लगता है कि बिम्स्टेक भारत के उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं, जिन्हें सिस्टर स्टेट कहा जाता है, उत्तर पूर्वी राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और आपका सिक्किम को भी आप शामिल कर सकते हैं। और इन सारे राज्यों के मध्य जो 7 ये राज्य हैं, 7 सिक्किम को डालें तो 8 राज्य, इन सभी राज्यों के आर्थिक विकास में ये बिम्स्टेक सहयोग करेगा। क्योंकि आप मैप में एक विजुअलाइजेशन लें कि हमारा भारत का उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है, वो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र दोस्तों कहां है? ये देखिए, एक बार मैं स्क्रीन को क्लीन कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से दिख जाएगा।
ये देखिए, ये भारत है और यहां पर ये है भारत का उत्तरी पूर्वी वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, और इसके पास में है ये म्यांमार और थाईलैंड। तो देखिए दोस्तों, यहां पर बीच में आ जाता है बांग्लादेश, और भारत को उत्तरी पूर्वी राज्यों के साथ जुड़ने का इतना अच्छा मौका नहीं मिल पाता। लेकिन ये उत्तरी पूर्वी राज्य किसके साथ सीमा बना रहे हैं? इधर बांग्लादेश के साथ भी बना रहे हैं, इधर पूरी म्यांमार के साथ बना रहे हैं, और बची हुई भारत के साथ बना रहे हैं, और कुछ भूटान के साथ बना रहे हैं। अर्थात इस पूरे क्षेत्र में व्यापार संभव है। इसके सहारे यहां से भी समुद्र के रास्ते के माध्यम से भारत कलकत्ता और म्यांमार के सितवे बंदरगाह को जोड़ देगा, और कलादान नदी के माध्यम से भारत पहुंच जाएगा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। अर्थात यहां पर विकास हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी जो भारत के राज्य हैं वो अपना व्यापार बढ़ाएंगे आसियान के इन राष्ट्रों के साथ, अर्थात म्यांमार और थाईलैंड के साथ। इसका मतलब हुआ बिम्स्टेक भारत के इन उत्तरी पूर्वी राज्यों के आर्थिक विकास में भी सीधा सीधा योगदान देगा। ये एक बहुत बड़ी वजह है दोस्तों बिम्स्टेक की। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, बिम्स्टेक का क्या महत्व है। अब हम बात करते हैं बिम्स्टेक की सीमाओं की। बिम्स्टेक की क्या सीमाएं दोस्तों? अब हम बड़ी सीमा की बात करते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया 1997 में इस संगठन का गठन हो गया था, लेकिन 20 साल के बाद भी बिम्स्टेक सक्रिय संगठन नहीं बन पाया। कुल 4 ही इसके शिखर सम्मेलन हुए थे, और सिर्फ 4 सम्मेलन अर्थात 4 बार ही मीटिंग का आयोजन हुआ है 20 सालों के अंदर। इससे आप समझ सकते हैं कि बिम्स्टेक एक निष्क्रिय टाइप का संगठन था, जिसे ज्यादा पहचान नहीं मिल रही थी। और जब ये 4 सम्मेलन हुए दोस्तों, तब भी इसके जो सम्मेलन थे उसे बात की दुकान के रूप में जाना जाता था। अर्थात यहां पर कोई भी फैसले नहीं लिए जाते थे, सिर्फ बातचीत ही बातचीत होती थी। कोई भी समझौते यहां पर हस्ताक्षरित नहीं होते थे, बातचीत करी और चले गए। इस प्रकार की इसकी मीटिंग हो रही थी, बात की दुकान के रूप में से जाना जाता है, हास्यास्पद रूप में। दोस्तों इस प्रकार बिम्स्टेक एक निष्क्रिय संगठन के रूप में था। मात्र 4 सम्मेलन हुए, 4 बार मीटिंग हुई है, और उसमें भी अधिकांशतः सिर्फ वार्ताएं हुई हैं, कोई समझौता यहां पर नहीं हुआ। ऐसा क्यों? एक जो बड़ी चुनौती है दोस्तों वो है यहां पर प्राकृतिक बाधाएं, अर्थात खराब बुनियादी ढांचा। अर्थात इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है दोस्तों। दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ने के लिए अच्छी सड़कें नहीं है, कोई अच्छे राजमार्ग यहां पर नहीं बन पाए हैं। और इसीलिए एक पहल भारत सरकार, म्यांमार सरकार और थाईलैंड सरकार के माध्यम से हुई है, और तीनों मिलकर इस चुनौती का सामना करने के लिए तीनों देश मिलकर एक बढ़िया एक राजमार्ग का विकास कर रहे हैं, जिससे दोनों क्षेत्रों के मध्य संपर्क बनेगा, भौतिक संपर्क बनेगा, और उसके माध्यम से दोनों क्षेत्रों के मध्य व्यापार बढ़ जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में ये रोड नहीं बन पाया है, और इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, यहां पर बुनियादी ढांचा मतलब सड़क निर्माण नहीं है। और इस कारण सड़क निर्माण नहीं है, और इस कारण कैसे बिम्स्टेक एक संगठन के रूप में आगे बढ़ेगा, ये एक चुनौती है, एक इसकी सीमा है। उसके अलावा म्यांमार और थाईलैंड ये दोनों आसियान का हिस्सा हैं, और आसियान हमने बताया दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। आसियान एक बहुत ही एक समृद्ध संगठन आप उसे कह सकते हैं, एक बहुत ही सफल संगठन। 1967 में वो संगठन बना दोस्तों। हम इसकी चर्चा एक पुरानी क्लास में कर चुके हैं आपके साथ में। आपको याद होगा पुरानी क्लास दक्षिण पूर्वी एशियाई संबंधों की जब हमने चर्चा की थी भारत आसियान संबंधों पे, उसमें हमने आसियान के बारे में आपको बताया था। दोस्तों ये जो आसियान का क्षेत्र है, ये आसियान का जो संगठन है, ग्रुप है, वो एक सफल ग्रुप के रूप में माना जाता है दोस्तों। वहां पर एक सफल संगठन है, और म्यांमार और थाईलैंड उस आसियान एक सफल संगठन, एक प्रभावी संगठन के हिस्से हैं। अर्थात आसियान ही म्यांमार और थाईलैंड की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर देता है। और तो म्यांमार और थाईलैंड क्यों इंटरेस्ट लेंगे बिम्स्टेक में, एक ये भी बड़ा मुद्दा है। देखिए म्यांमार और थाईलैंड आसियान का हिस्सा है, जो एक प्रभावी संगठन है, और इस प्रकार उनके आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हितों को आसियान के माध्यम से ही बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकता है। तो इसलिए भी बिम्स्टेक एक सफल संगठन की ओर नहीं आगे बढ़ पा रहा है। एक और जो बड़ी परेशानी है, और उसको लेकर हाल में बिम्स्टेक के नेताओं की एक मीटिंग का आयोजन भी हुआ था नई दिल्ली में, 2020 में ये मीटिंग हुई थी दोस्तों। और वो जो परेशानी है वो है बिम्स्टेक के पास में एक गोल्डन ट्रायंगल की अवस्थिति। और अगर मैं बात करूं तो दुनिया में 3 सबसे बड़े क्षेत्र जो कुख्यात हैं अफीम उत्पादन के लिए और अफीम की तस्करी के लिए, उनमें से एक क्षेत्र भारत के पूर्वी सीमा में अर्थात म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और लाओस के मध्य विद्यमान है। और यहां पर बड़े पैमाने पर इस म्यांमार में, थाईलैंड में और
इस क्षेत्र में अफीम का उत्पादन होता है और अफीम की तस्करी होती है, मादक दवाओं की, मादक पदार्थों की यहां से तस्करी होती है। तो इससे ये एक बड़ी समस्या है, एक सुरक्षा संबंधी चिंता है, जो एक बिम्स्टेक को भी समस्या में लेकर आ जाता है। दोस्तों, बिम्स्टेक के अभी सारे देश के राजनेताओं के मध्य एक मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में ही, और वो हुई थी इसी उद्देश्य के लिए, मादक पदार्थों के की तस्करी को रोकने से संबंधित ये मीटिंग हुई थी कि क्या स्टेप ये लिए जा सकते हैं, और ये नई दिल्ली में भी हुई थी, तो इसे आपको याद रखना है। और हमने बताया आपको बिम्स्टेक एक निष्क्रिय संगठन के रूप में आया, लेकिन दोस्तों 2016 के बाद से हमने आपको बताया भारतीय प्रधानमंत्री ने कोशिश की और बिम्स्टेक को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की, इसमें एक ऊर्जा का इसमें संचार किया, ऊर्जा भरी बिम्स्टेक में, और अब बिम्स्टेक एक अच्छे संगठन के रूप में, एक सक्रिय संगठन के रूप में, देखिए 2020 में अब यहाँ पर ये लोग सक्रिय हो गए हैं और मादक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। अर्थात इसका मतलब हुआ कि अब बिम्स्टेक सक्रिय हो गया है, अब उसने उड़ान भर ली है और आने वाले समय में ये एक बड़े संगठन के रूप में पूरे विश्व के सामने होगा, और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे संगठन की, और इसका नाम है हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसे शॉर्ट में हिंदी में हिमत 6 के नाम से भी बोला जाता है। देखिए, ही हिंद का, में महासागर, तय तटीय, क्षेत्रीय से 6 हो गया, और सहयोग से सह, अर्थात इन्हीं सब का एब्रीविएशन हिंदी में किया और से हिमत 6 बोला। और इसी प्रकार इंग्लिश में इसका नाम है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, अर्थात शॉर्ट में इसे हम कह सकते हैं IORA, इंडियन आई, ओशन का O, आर, रिम का R और एसोसिएशन का A। दोस्तों, इसे और भी अनेकों नामों से जाना जाता है कि हिंद महासागर के समीप के राष्ट्रों का संगठन, या फिर तटीय क्षेत्र, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन एसोसिएशन, IO के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस प्रकार अनेकों नाम है, लेकिन सभी का मतलब इस संगठन से है, अर्थात हिंद महासागर के आसपास के राष्ट्रों का संगठन। आपको पिक्चर दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, और ये मैप में आपको दिख रहा है पूरा हिंद महासागर का क्षेत्र, इतना बड़ा महासागर जिसका नाम भारत के आधार पर रखा गया, हिंदुस्तान के आधार पर रखा गया हिंद महासागर। एक सांस्कृतिक और सांकेतिक पहचान इसको मिली भारत के आधार पर। देखिए, ये पूरा की पूरा है हिंद महासागर का क्षेत्र, और हिंद महासागर के इस क्षेत्र के आसपास जितने भी राष्ट्र हैं, इन सभी राष्ट्रों को मिलाकर एक संगठन बना दिया गया, अर्थात हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रीय राष्ट्र इस संगठन का हिस्सा हैं। कुल 21 राष्ट्र यहां पर हैं जो वर्तमान में IORA के सदस्य राष्ट्र हैं। दोस्तों, आइए विस्तार में इसकी चर्चा करते हैं। देखिए क्या है ये पूरा एक संगठन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन। देखिए, 1997 में इस संगठन की स्थापना होती है। 1997 में यह संगठन बना, और इसका मुख्यालय कहां है? एबेने में। हमने बताया था बिम्स्टेक कब बना था? 1997 में। ये कब बना? 1997 में। दोस्तों बिल्कुल याद रख लेना है, क्लियर हो गया होगा। देखिए मैप में आपको दिख रहा है ग्रीन कलर के, डार्क ग्रीन कलर के ये देश दिख रहे हैं जिनमें डार्क ग्रीन कलर दिख रहा है, ये पूरे हिंद महासागर के आसपास के देश, और यही देश हैं दोस्तों इसके मेंबर्स, सदस्य। यहां ध्यान से देखिए, पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। पाकिस्तान कहां पर है? पाकिस्तान हिंद महासागर के तटीय देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसका सदस्य नहीं है। ये वाला है पाकिस्तान, नहीं है सदस्य। ये वाला है म्यांमार, ये भी हिंद महासागर के तट पर है लेकिन नहीं है सदस्य। ये है दोस्तों सोमालिया, ये भी हिंद महासागर के तट पर है लेकिन नहीं है सदस्य। ये सारे कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रख लेने हैं। क्योंकि दोस्तों क्यों नहीं है सदस्य? इस संगठन के सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें हैं दोस्तों, उन शर्तों को ये देश पूरा नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से ये इसके सदस्य नहीं बन पाए। लोकतंत्र, उदारवाद और क्षेत्रीय स्थिरता, इस प्रकार की कुछ शर्तें हैं, शांति इस क्षेत्र में, ये कुछ इस तरह की शर्तें हैं जो इसके सदस्य बनने के लिए पहले आवश्यक हैं और वो ये पूरा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसके सदस्य नहीं है। दोस्तों देखिए इसका मुख्यालय हमने बताया एबेने। एबेने कहां पर है? मॉरिशस में। मॉरिशस यहां पर एक राष्ट्र है हिंद महासागर में, और इसी जगह पर इससे मॉरिशस में ही एबेने जो इसकी राजधानी भी है मॉरिशस की, एबेने में इसका मुख्यालय है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी स्थापना 1997 में हुई। एबेने में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में 21 सदस्य हैं इसमें, और भारत भी एक सदस्य है।
देखिए आपको 21 सदस्यों के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं नहीं समझता कि 21 सदस्यों के नाम आपसे याद रखने की अपेक्षा की जाती है एग्जाम में, या फिर एग्जामिनर आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है कि कौन कौन से सदस्य हैं, ऐसा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन लेकिन आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि 3 सदस्यों के नाम मैंने आपको बताए, पाकिस्तान, म्यांमार और सोमालिया, ये तीनों इसके सदस्य नहीं हैं, ये तीनों नहीं है सदस्य। और कुल कितने सदस्य हैं? 21 सदस्य। ये बात आपसे पूछी जा सकती है, मुख्यालय पूछा सकता है, स्थापना वर्ष पूछा सकता है। और देखिए अगर आपको ये फैक्ट याद रहेगा कि पाकिस्तान, म्यांमार और सोमालिया इसके सदस्य नहीं है, तो अगर क्वेश्चन आ भी गया तो आप उसके आधार पर अगर कोई दूसरे नाम आपको दिख रहे हैं तो आप समझ जाना कि वो हिंद महासागर का एक तटीय, इस संगठन का, इस हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन का हिस्सा हो सकता है। लेकिन म्यांमार और पाकिस्तान और सोमालिया इसके हिस्से नहीं है, ये बात आपको याद रख लेनी है। इससे आपके आपका ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में कोई प्रश्न आता है तो वो गलत नहीं होगा, बिल्कुल सफल हो जाएगा। बजाय 21 नाम याद रखने के आप इतना समझ के चलिए कि सारे हिंद महासागर के तटीय जो राष्ट्र हैं वो इसके सदस्य हैं, लेकिन तीन लोग इसके सदस्य नहीं है, सोमालिया, म्यांमार। बस इतना याद रख लेंगे तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को हल कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। अब हम बात करते हैं मेंस से रिलेटेड क्या प्रश्न आ सकते हैं। देखिए इस क्षेत्र के महत्व, उद्देश्य से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, इस क्षेत्र के सामरिक दृष्टिकोण से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये तब हमने अभी तक जो देखा फैक्ट, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात कर रहे हैं मेंस के दृष्टिकोण से, तो हिमत क्षेत्र का महत्व और उस क्षेत्र का उद्देश्य। देखिए इस संगठन का महत्व और उद्देश्य, सबसे पहले महत्व, देखिए हिंद महासागर के 3 प्रायद्वीपों को ये जोड़ रहा है एक साथ। देखिए यहां पर ये है अफ्रीका, ये है एशिया और यहां पर है ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया किसने? इस संगठन ने, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया भी इसका, देखिए इसका सदस्य है। देखा आपने, ये हिंद महासागर के आसपास 3 महाद्वीपों को जोड़ के आया। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई। और हिमत क्षेत्र में विश्व की लगभग 1/3 जनसंख्या निवास करती है। 1/3 अर्थात 33% जनसंख्या पूरे विश्व की इस संगठन के अंदर समाहित है। विश्व के 2/3 कच्चा तेल, सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र कौन सा है कच्चे तेल के लिए? ये खाड़ी, ये क्षेत्र, ये देखिए ये वाला जो खाड़ी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है कच्चे तेल का प्रमुख क्षेत्र। यहाँ पर है खाड़ी और खाड़ी के ये देश, और यहाँ पर ये क्षेत्र 2/3 तेल के लिए जाना जाता है। इस विश्व, इधर भी देखिए अफ्रीका के इधर भी जो क्षेत्र हैं ये वाले, ये भी तेल उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पर खाड़ी तो सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, और कुछ मात्रा में भारत में भी ये होता है तेल, बहुत ही कम मात्रा में। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी तेल का उत्पादन, गैस का उत्पादन होता है, खासकर एलएनजी का उत्पादन। और देखिए ये पूरा क्षेत्र क्या हुआ, ये पूरा के पूरा क्षेत्र कैसा हुआ? 2/3 कच्चे तेल के लिए जाना जाने वाला, 1/3 प्राकृतिक गैस के लिए जाने वाला। पूरे विश्व का 40% सोना इस क्षेत्र में है, 90% हीरा। अफ्रीका में आपको पता होगा, यहाँ पर ये दक्षिण अफ्रीका, देखिए दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जो 2 बड़े क्षेत्र हैं हीरा उत्पादक के, ये है एक दक्षिण अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया, दोनों ही इस संगठन के अंग हैं, इसके सदस्य हैं। 90% विश्व का हीरा इस हिमत क्षेत्र में मिल रहा है। 60% यूरेनियम, हमने आपको बताया था कि यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन 23%, 23% अराउंड 25, आप मान लें 1/4 लगभग सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में है इसके यूरेनियम के भंडार। इस तरह से देख सकते हैं आप, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का मैंने बताया, पूरे हिमत क्षेत्र में देखिए करीब 50 से 60% आपको मिल रहा है यूरेनियम। इस तरह से ये पूरा की पूरा हिंद महासागर के आसपास वाले राष्ट्रों का जो संगठन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन बनकर सामने आया। और देखिए कई वजह हमने देखी, एक हमने देखा आर्थिक दृष्टिकोण, उसमें इतना सारे यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन यहाँ मिल रहे हैं, तेल मिल रहा है, प्राकृतिक गैस, सोना, हीरा, यूरेनियम, ये सब है। उसके अलावा 3 बड़े प्रायद्वीपों को ये जोड़ रहा है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। 1/3 विश्व की जनसंख्या यहाँ निवास कर रही है। और सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर इतना बड़ी मात्रा में तेल है तो डेफिनेटली यहां से तेलों का निर्यात होगा दूसरे राष्ट्रों को, और बहुत सारे तेल के टैंकर, तेल के जहाज इस क्षेत्र से गुजरेंगे। और तेल के जहाजों के कारण ये क्षेत्र अपने आप ही सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बन जाता है। और अनेकों जलमार्ग जैसे कि सुएज नहर इस जगह से ये
ये देखिए ये वाली जो जगह है यहाँ पर है स्वेज नहर, और ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग बनाती है। ये हिंद महासागर का क्षेत्र हुआ दोस्तों, और यहाँ पर है ये लाल सागर वाला क्षेत्र, और ये है भूमध्य सागर का क्षेत्र। और ये स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ रही है। लाल सागर अपने आप में इस हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार हिंद महासागर से चलकर यूरोप तक अगर व्यापार करना है, अगर भारत को व्यापार करना है, अगर चीन को व्यापार करना है, तो इस रास्ते से व्यापार हो पाता है। अर्थात एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग, जल मार्ग ये बनाता है हिंद महासागर, और इसीलिए सामरिक रूप से इस संगठन का विशेष महत्व है। ये सारे राष्ट्र मिलकर इस क्षेत्र की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, और उसके अलावा कोई भी प्राकृतिक आपदा जैसे कि सुनामी, चक्रवात इस क्षेत्र में आते रहते हैं। इस कारण से इन देशों में एक सहयोग की भावना बनती है, और ये है हिमच्छेद के महत्व। देखिए हमने ये सारे महत्वों की चर्चा की, आर्थिक कारण देखे, हमने भौगोलिक कारण देखे, सामरिक कारण देखे, और हमने साथ में सामाजिक कारण देखे। किस लिए एक बड़ी संस्कृति, 1/3 जनसंख्या, एक बड़ी सांस्कृतिक, आप देख सकते हैं बड़े लेवल पर ये कार्य हो रहा है। सामाजिक सांस्कृतिक रूप से भी ये क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम उद्देश्यों की चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्षेत्र और सदस्य देशों के सतत विकास और संतुलित विकास को बढ़ावा देने के लिए इस देश में हमने देखा 21 सदस्य राष्ट्र हैं। हिंद महासागर के आसपास के इन राष्ट्रों के सतत विकास, अर्थात ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्थिक विकास हो रहा है और पर्यावरण को या समाज को आपने बोल दिया, नहीं, पूरा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपका और आपके आने वाली पीढ़ियों का भी विकास हो, उनके लिए भी आर्थिक सामाजिक संसाधन आप छोड़कर जाएं। इस प्रकार से एक संतुलित विकास जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा का भी ध्यान हो, प्रदूषण ना हो, और प्रकृति का ध्यान रखते हुए, आगामी पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए एक विकास का मॉडल, संतुलित विकास हो। ऐसा ना हो कि विकास से किसी एक राष्ट्र का या किसी एक क्षेत्र का विकास हो रहा है, बल्कि सभी सदस्यों का विकास हो, ऐसा विकास। और दोस्तों, इस विकास में इन्होंने उदारीकरण को बढ़ावा देने के लिए और इस क्षेत्र में व्यापारिक अवरोधों को कम करने का इन्होंने उद्देश्य रखा है। इस क्षेत्र में उदारीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है, अर्थात पूंजीवादी मॉडल के आधार पर इन 21 राष्ट्रों के मध्य एक समृद्ध व्यापार हो, और जो व्यापारिक अवरोध जैसे सीमा शुल्क इन्हें कम किया जाए, जिससे समृद्ध व्यापार हो। देखिए हमने बात की थी, पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, पाकिस्तान ने भारत के साथ ही सीमा शुल्कों को कम नहीं किया, तो फिर ये संगठन को एक निष्क्रिय कर देने वाला जैसा कदम होता, इसलिए पाकिस्तान इस संगठन का सदस्य नहीं है। ये संगठन का उद्देश्य है व्यापारिक अवरोधों को कम करना, उदारीकरण को बढ़ावा देना, संतुलित विकास करना, सतत विकास करना, और साथ में स्वतंत्र बाजार की दिशा में कदम उठाने और वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, प्रौद्योगिकी का प्रभाव बढ़ाना। अर्थात इस क्षेत्र में वस्तुओं का निवेश को प्रोत्साहित करना, एक दूसरे देश में निवेश किए जाएं, प्रौद्योगिकी का प्रभाव बढ़े, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो। इस प्रकार इस सारे उद्देश्यों के साथ ये हिम्मत का हमने महत्व देखा। IORA जो संगठन था, इसके बारे में हमने चर्चा की। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये तीनों संगठन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये तीनों संगठन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सार्क जो संगठन था वो एक निष्क्रिय संगठन काफी लंबे समय से बना हुआ था, पिछले 5 सालों से। 2014 में कोशिश हुई थी उसे एक अच्छा संगठन बनाने की, लेकिन 1 साल के बाद ही देखने को मिला कि आतंकवादी गतिविधियों के कारण वो संगठन एक निष्क्रिय संगठन के लायक है। इसी कारण 5 साल तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, उसका बहिष्कार किया गया, उसके मंचों का, उसके सम्मेलनों का। लेकिन एक नई पहल, एक नई स्फूर्ति देने की कोशिश हुई 2020 में, फिर से कोरोना की इस आपदा के समय, और वो इसी कारण सार्क को एक पुनर्जीवन मिल रहा है। तो हो सकता है भविष्य में आपसे सार्क के बारे में प्रश्न पूछ लिए जाएं। लेकिन जो एक बड़ा, एक महत्वपूर्ण जो संगठन है वो है बिम्स्टेक वर्तमान में, और हिम्मच्छेद जो IORA के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये दो संगठन आगामी एग्जाम के लिए, आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए होंगे और अच्छे से आपने याद हो गए होंगे, आपको इनके कितने सदस्य हैं, क्या है इनका महत्व, क्या है इनकी चुनौतियां, क्या है इनके अंदर किस प्रकार की भविष्य की संकल्पना है, वो सभी मुद्दों की हमने विस्तार से आज चर्चा की। और बहुत बहुत धन्यवाद। इस आपको ये क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बंसल 10 कोड का यूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन में हमारी सारी क्लासेस को आप हमारे साथ जुड़िए, और वहां पर हमारी सारी क्लासेस को स्टेप बाय स्टेप वहां से आप लें और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।